दोस्तों एक बात से शुरू करते हैं। जिस आदमी को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जिसके नाम से कभी विपक्ष के नेताओं के पसीने छूटते थे, जिसकी एक चिट्ठी पर सरकारें बनती और गिरती थी, आज उसी आदमी की कुर्सी हिल रही है। जी हां, बात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की गपशप नहीं है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है, संसद भवन में मंत्रियों को इकट्ठा किया है और सूत्रों की माने तो इस बैठक का एक ही एजेंडा है, अमित शाह का इस्तीफा। अब दोस्तों, जब खुद प्रधानमंत्री इमरजेंसी बैठक बुलाए, जब मंत्रियों को आधी रात में दौड़ाया जाए, जब पूरा सिस्टम हिल चुका हो, तो समझ जाइए कि माजरा कुछ बहुत बड़ा है। और यह माजरा वाकई बड़ा है, क्योंकि अब सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद एनडीए के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, यही दो नाम है जो इस पूरे खेल को पलट सकते हैं। यही दो नाम है जिनकी वजह से आज मोदी सरकार बनी हुई है, और यही दो नाम है जो कल को सरकार गिरा भी सकते हैं। दोस्तों याद कीजिए, 2024 का चुनाव, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, 400 पार का नारा लगा था, रैलियों में हुंकार भरी गई थी, लेकिन जब नतीजे आए तो पूरी हवा निकल गई। बीजेपी 240 पर अटक गई। बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए थे, यानी 32 सीटें कम। अब ये 32 सीटें कहां से आई? चंद्रबाबू नायडू ने अपने 16 सांसद दिए, नीतीश कुमार ने अपने 12 सांसद दिए, बाकी छोटे मोटे सहयोगियों ने भी हाथ बढ़ाया, और तब जाकर के मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। यानी ये सरकार अपने दम पर नहीं चल रही है, ये सरकार बैसाखियों पर चल रही है। और जब सरकार बैसाखियों पर चले तो बैसाखियां कब हट जाए कोई भरोसा नहीं। पहले धर्मेंद्र प्रधान गए, वो पहला विकेट था। और दोस्तों, क्रिकेट में कहा जाता है कि जब पहला विकेट गिरता है तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता है। यहां भी वही हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और पूरी बीजेपी का अहंकार टूट गया। जो लोग कहते थे कि हम पर कोई आंच नहीं आ सकती, आज उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा है कि आंच तो आ चुकी है। बस अब देखना यह है कि कौन कौन झुलसता है उस आंच में। और झुलसने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है अमित शाह का। दोस्तों, अमित शाह पर आरोप कोई एक दो नहीं है, पूरी लिस्ट है। सबसे ताजा मामला है छात्रों पर लाठीचार्ज का। निहत्थे छात्र जो सिर्फ अपने हक की बात करने आए थे, जो सिर्फ अपने भविष्य की बात करने आए थे, उन पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, सर तक फोड़ दिए गए। और तो और महिला छात्रों के साथ भी वो बदसलूकी हुई जिसे बयां करने के लिए शब्द भी शर्मिंदा हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा फैसला कोई मजिस्ट्रेट अपने दम पर ले सकता है? सरकार का जवाब है हां, ले सकता है। सरकार कह रही है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है और उसी ने यह सब किया, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं। दोस्तों, यह सुनकर के मुझे तो हंसी आती है। भाई, अगर मजिस्ट्रेट इतने पावरफुल होते तो फिर गृह मंत्री की जरूरत ही क्या थी? फिर तो देश हर जिले का मजिस्ट्रेट चला रहा होता। लेकिन असलियत यह है कि इतना हाई प्रोफाइल प्रोटेस्ट, जिसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची, जिसका समर्थन अमेरिका तक में हुआ, उस प्रोटेस्ट पर लाठी चार्ज का फैसला कोई अकेले मजिस्ट्रेट ले ले, यह बात हजम नहीं होती। मजिस्ट्रेट भी बेवकूफ नहीं है, उसे भी पता है कि अगर उसने अपने दम पर ऐसा किया तो कल को बलि का बकरा भी वही बनाया जाएगा। इसलिए मजिस्ट्रेट ऐसा कदम बिना ऊपर से हरी झंडी मिले नहीं उठाता। और ऊपर मतलब कहां? ऊपर मतलब गृह मंत्रालय, ऊपर मतलब अमित शाह। लेकिन अमित शाह इस पूरे मामले में एक काम बड़ी लगन से कर रहे हैं, और वो काम है गायब रहना। दोस्तों, अमित शाह जी इन दिनों लापता हैं, संसद में नहीं आ रहे, सवालों पर जवाब नहीं दे रहे, विपक्ष सामने बुला रहा है, सामने नहीं आ रहे, कैमरे बुला रहे, कैमरे पर नहीं आ रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है जो कम से कम रील तो बना रहे हैं, हर 2 दिन में एक नया वीडियो डाल देते हैं, एक नई तस्वीर, एक नया मैसेज। लेकिन अमित शाह तो न रील में नजर आ रहे हैं, न रियल में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं छुट्टी पर चले गए हों, या फिर शायद अपनी कुर्सी को कस करके पकड़े बैठे हों कि कहीं कोई उठा करके न ले जाए। खैर, बात मजाक की नहीं है, बात गंभीर है। क्योंकि जिस देश में गृह मंत्री इतना बड़ा पद हो, जिस पर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, अगर वही सामने ना आए तो लोग सवाल तो पूछेंगे, और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब अमित शाह पर उंगली उठी है। याद कीजिए, मणिपुर, पूरा मणिपुर जल रहा था, महीनों तक चल रहा था। महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन गृह मंत्री कहां थे? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? यह सवाल आज तक अनुत्तरित है। अगर उसी वक्त कोई ठोस कदम उठाया गया होता, अगर उसी वक्त जवाबदेही तय हो गई होती, तो शायद आज ये दिन ना आते। फिर याद कीजिए किसान आंदोलन, किसान महीनों तक दिल्ली की सीमा पर बैठे रहे, ठंड में बैठे रहे, गर्मी में बैठे रहे, बरसात में बैठे रहे, कीलें लगाई गई, कटीले तार लगाई गई, सड़कें खोदी गई, जैसे कोई दुश्मन देश की सेना आ रही हो। लेकिन आ कौन रहे थे?
हमारे अपने अन्नदाता, उन पर भी लाठियां बरसी, तब भी सवाल उठे थे, तब भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर याद कीजिए महिला पहलवानों का प्रदर्शन, जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत करके लाई, जिन्होंने तिरंगा फहराया, उन्हें दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया, जंतर मंतर से उठा करके फेंका गया। पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी, तब भी सवाल उठे थे, तब भी जवाबदेही की मांग हुई थी, लेकिन तब भी सब कुछ ऐसे ही निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो दोस्तों, ये जो आज हो रहा है, ये अचानक नहीं हो रहा है, ये एक लंबे सिलसिले का परिणति है। बस फर्क इतना है कि अब हालात बदल गए हैं। अब बीजेपी अपने दम पर सरकार में नहीं है, अब सहयोगी हैं, और सहयोगियों की अपनी शर्तें होती है, अपनी मजबूरियां होती है, अपनी रणनीति होती है, और यहीं से खेल शुरू होता है। दोस्तों, नीतीश कुमार को कौन नहीं जानता, जिन्हें राजनीति का सबसे बड़ा पलटू राम कहा जाता है, जो कब किस तरफ जाएंगे ये खुद नीतीश कुमार को भी शायद पता नहीं होता। लेकिन इस बार माजरा थोड़ा अलग है, क्योंकि अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ जो किया वो नीतीश कुमार शायद ही भूल पाए। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने खुले मंच से कह दिया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और आज देखिए वही हुआ। नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। यानी नीतीश कुमार की जो पूरी की पूरी राजनीति थी, जिस पर वो टिके हुए थे, वो अमित शाह ने पलट दी। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार यह हिसाब बराबर करेंगे? क्या नीतीश कुमार इस मौके का फायदा उठाएंगे? क्योंकि दोस्तों, राजनीति में मौके बार बार नहीं मिलते, और अगर एक बार मौका मिल गया और आपने उसे हाथ से जाने दिया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। दूसरा नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजनीति के अनुभवी। इनके पास 16 सांसद हैं। ये 16 सांसद अगर एक तरफ जाए तो सरकार, दूसरी तरफ जाए तो विपक्ष, यानी सरकार का पूरा पलड़ा इन्हीं के हाथ में है। और चंद्रबाबू नायडू भी वो आदमी नहीं है जो चुपचाप बैठे रहें। उन्हें भी अपनी राजनीति करनी है, अपने राज्य के लिए काम करना है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। अब सवाल ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे? दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो सम्मान इन दिनों नेताओं को इंडिया गठबंधन में मिल सकता है, वो सम्मान इन्हें एनडीए में शायद कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि एनडीए में मालिक कौन है ये सब जानते हैं। एनडीए में बीजेपी का बॉस है, सहयोगी बस साइड डिश है, मुख्य पकवान बीजेपी है। लेकिन इंडिया गठबंधन में कहानी दूसरी है। वहां हर पार्टी को अपनी अहमियत है, वहां हर नेता की अपनी जगह है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस बैठक पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई है। संसद भवन में यह बैठक हुई है, बड़े बड़े मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, और यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब संसद के अंदर विपक्ष लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। लोकसभा में शोर, राज्यसभा में शोर, नारेबाजी, हंगामा, और इसी शोर के बीच लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया गया। यानी एक तरफ हंगामा, दूसरी तरफ बिल पास। यह भी हमारे लोकतंत्र का एक अनोखा नजारा है। बहरहाल बाद में लोकसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, और उधर मोदी जी अपनी बैठक में लगे रहे। अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक में हुआ क्या, बैठक का नतीजा क्या निकला? क्या अमित शाह का इस्तीफा तय हो गया? क्या मोदी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सलार को कुर्बान करने का मन बना लिया है? क्योंकि दोस्तों, राजनीति के एक ऐसा खेल है जहां भरोसा एक मिनट में बदल जाता है, जहां सबसे करीबी दोस्त एक झटके में सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। और अगर मोदी जी को सरकार बचानी है, अगर कुर्सी बचानी है, तो उन्हें सही फैसला लेना पड़ेगा। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।